हेलो स्टूडेंट्स, और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं गहरी कविता की दुनिया में उतरेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल की। हम लोग साथ मिलकर इसकी जो कमाल की इमेजरी है, इसके जो डीप थीम्स है और इसके पीछे की कहानी को सब कुछ समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कवि यानी जॉन कीट्स के इंट्रोडक्शन से और फिर स्टैंजा बाय स्टैंजा बिल्कुल एक-एक करके इस कविता की हर परत को खोलेंगे ताकि हम इसका असली मतलब और इसकी खूबसूरती को ठीक से समझ पाएं। तो सबसे पहले पोएट प्रोफाइल जॉन कीट्स। देखिए किसी भी आर्ट को, किसी भी कविता को गहराई से समझने के लिए ना उसके कलाकार को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस ओड में गोता लगाने से पहले आइए मिलते हैं इसके रचयिता से, द ग्रेट जॉन कीट्स। सिर्फ 25 साल सोचिए, कीट्स ने एक बहुत छोटी लेकिन बेहद शानदार जिंदगी जी। और आप जानते हैं, इतने कम समय में ही वो अपने दौर के, अपने टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी कवियों में से एक बन गए। तो कीट्स के बारे में कुछ खास बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, वो एक लीडिंग रोमांटिक पोएट थे। इसका मतलब है कि वो उस रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा थे जो नेचर, इमोशंस और इमेजिनेशन को सबसे ऊपर रखता था। दूसरी बात, उनकी जिंदगी ट्रेजेडीज से, अपने प्रियजनों को खोने के दुख से भरी हुई थी, और इस चीज़ का असर हमें उनके काम में बिल्कुल साफ दिखता है। उनकी कविताओं में आपको अक्सर ब्यूटी, मोर्टैलिटी यानी मृत्यु, आर्ट और नेचर जैसे थीम्स मिलेंगे, और यही सब चीजें, यही सब थीम्स इस ओड का भी दिल है। तो अब जब हम कीट्स की दुनिया को थोड़ा समझ चुके हैं ना, चलिए कविता के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। शुरुआत के जो 3 स्टैंजाज हैं, वो हमें एक ऐसे गहरे दुख और इस दुनिया की सच्चाइयों से दूर भाग जाने की एक जबरदस्त चाहत से मिलवाते हैं। कविता की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल दर्द की भावना से होती है। कवि कहते हैं, मेरा दिल दुखता है और एक नशीली सुन्नपन, एक नमनेस मेरे होश पर छा रही है, जैसे मानो मैंने हेमलॉक नाम का जहर पी लिया हो। समझिए, ये कोई आम फिजिकल पेन नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, एक इमोशनल पीड़ा है जो इतनी ज्यादा है कि अब उनके शरीर पर भी महसूस हो रही है। इस जहर जैसी फीलिंग से बचने के लिए ही कवि लेथवर्ड्स जाने की बात करते हैं। अब ये लेथ क्या है? ये ग्रीक माइथोलॉजी की एक नदी है, लेथे। ऐसा माना जाता था कि इस नदी का पानी पीने से इंसान अपनी सारी यादें और सारे दुख दर्द भूल जाता है। तो असल में कवि यहाँ सिर्फ बचना नहीं, बल्कि अपने दर्द को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। यहाँ कवि एक जादुई शराब की कल्पना करते हैं, जिसे पीकर वो इस दुनिया को, इसके दुखों को पीछे छोड़ सकें और उस नाइटिंगेल के साथ उसके घनी धुंधले से जंगल में कहीं खो जाएं। ये आप कह सकते हैं एस्केपिज्म यानी पलायनवाद की एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, जहाँ वो प्रकृति के साथ एक हो जाना चाहते हैं। और इस दर्द का कारण क्या है? क्यों भागना चाहते हैं वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। कवि इंसानी दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां सिर्फ थकान है, बुखार है और चिंता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग बस बैठकर एक दूसरे के दुख दर्द सुनते हैं, जहां जवानी मुरझा जाती है और लोग भूत की तरह पतले होकर मर जाते हैं। ये कीट्स की अपनी जिंदगी का आईना भी है, याद रखिएगा। उन्होंने अपने भाई को ट्यूबरक्यूलोसिस यानी फीवर से मरते देखा था। ये एक बेरहम हकीकत है जिससे वो भागना चाहते हैं। लेकिन फिर कवि को भागने का एक बेहतर तरीका मिलता है, शराब के नशे से नहीं, बल्कि अपनी खुद की कल्पना, अपनी इमेजिनेशन की शक्ति से। और ये कविता का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कवि जैसे ऐलान करते हैं, दूर दूर मैं तुम्हारे पास उड़कर आऊंगा। शराब के देवता बकस के रथ पर नहीं, बल्कि पोएसी यानी कविता के अदृश्य पंखों पर। वो शराब के नशे को ठुकरा रहे हैं और भागने के लिए कला और अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी की शक्ति को चुन रहे हैं। यहाँ बकस और फायर्स यानी परियों जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल है ना, वो उस जादुई, उस सपनों जैसी दुनिया को और मजबूत करता है, जिसे कवि अपनी कल्पना में उस नाइटिंगेल के चारों तरफ बना रहे हैं। अब नाइटिंगेल की दुनिया में पूरी तरह पहुंचकर कवि उस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी दूसरी इंद्रियों, अपने बाकी के सेंसेस से महसूस करते हैं। जंगल के उस सुगंधित अंधेरे में वो देख नहीं सकते कि उनके पैरों के पास कौन से फूल खिले हैं, ना ही ये कि डालियों पर कौन सी खुशबू है। लेकिन उस अंधेरे में वो हर मीठी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं सिर्फ खुशबू से। देखने की शक्ति का ना होना असल में उनकी सूंघने की शक्ति को और भी तेज कर देता है।
अस और यहाँ नाइटिंगेल का गीत सुनते हुए कवि मृत्यु के, मौत के विचार पर सोचने लगते हैं। वो कहते हैं कि कई बार उन्हें आरामदायक मौत से लगभग प्यार सा हो गया है। इस उत्तम क्षण में, इस परफेक्ट मोमेंट में शांति से मर जाने का विचार उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सुसाइडल थॉट नहीं है, बल्कि एक रोमांटिक विचार है। मतलब इस खालिस खूबसूरती के पल में मर जाना, जब नाइटिंगेल उनकी आत्मा के लिए एक शोक गीत गा रही हों, ये उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, एक परफेक्ट अंत होगा। और ये दोस्तों हमें कविता के क्लाइमैक्स पर ले आता है, वो जगह जहाँ कीट्स इंसानों की नश्वरता यानी मोर्टैलिटी की तुलना उस चिड़िया के गीत की अमरता यानी इमोर्टैलिटी से करते हैं। कवि को ये एहसास होता है कि ये जो पक्षी है, ये मौत के लिए नहीं बना है। भले ही ये खास नाइटिंगेल मर जाएगी, लेकिन इसका गीत, जो कि नेचर और आर्ट का प्रतीक है, एक सिंबल है, वो अमर है। भूखी पीढ़ियां उसे कुचल नहीं सकती। वो समय से परे हमेशा जिंदा रहेगा। वो इस गीत को इतिहास और मिथ से जोड़ते हैं। वो कल्पना करते हैं कि यही गीत जो वो इस रात सुन रहे हैं, प्राचीन काल में किसी सम्राट और किसी जोकर ने भी सुना होगा। यहाँ तक कि बाइबल की एक पात्र रूथ ने भी अपने अकेलेपन में यही गीत सुना होगा। तो ये गीत ये समय से परे है और पूरी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ का जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है, जहाँ इंसान दुख सहते हैं और मर जाते हैं, वहीं कला और प्रकृति की सुंदरता हमेशा जिंदा रहती है, वो अमर है। और फिर जितनी अचानक ये यात्रा शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक ये जादू टूट जाता है। कवि को उनकी कल्पना की दुनिया से वापस हकीकत में खींच लिया जाता है। फॉलोन यानी अकेला, ये जो शब्द है ना, ये एक घंटी की तरह बजता है। एक ऐसी घंटी जो उन्हें उस सपने से जगाकर वापस उनके अकेले अस्तित्व में ले आती है। ये एक शब्द उस पूरी काल्पनिक दुनिया को चकनाचूर कर देता है और उन्हें कठोर वास्तविकता में वापस पटक देता है। और कविता का अंत किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल से होता है। क्या ये एक विजन था या जागते हुए देखा गया कोई सपना? संगीत जा चुका है और कवि सोच रहे हैं, क्या मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ? ये कल्पना और वास्तविकता यानी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की धुंधली सी रेखा पर एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। उम्मीद है कि की इस खूबसूरत दुनिया का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और लिटरेरी वर्क्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।